हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मोशन, और ये होने वाला है क्लास 9 का। क्लास 9 में मोशन का जो भी कंटेंट दिया गया है, एनसीईआरटी चाहे जो भी बुक आप रेफरेंस में ले रहे हो, अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपका 9th क्लास तो अच्छा से होगा ही होगा। इसके अलावा आपका जो क्लास 9th और क्लास 11th का बहुत सारा पोर्शन मोटा मोटी मैच कर जाएगा। ये तो नहीं बोलेंगे ये पढ़ लोगे तो 11th खत्म हो जाएगा, हाँ, लेकिन जब 11th में जब मोशन इन 1D और मोशन इन 2D पढ़ोगे तो वहां पर काफी हेल्पफुल होने वाला है ये मोशन। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि बहुत ही आसान शब्दों में आपको वो सारा कंटेंट दे दिया जाए जो कि आपका 11th में भी आपको हेल्पफुल साबित हो। इतना ही नहीं, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, हार्डली 15 से 20 मिनट भी अगर आप वीडियो पे टिक गए तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा और आपका सारा कंसेप्ट बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब इसमें टच किया गया है, वो सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं और भटकने का जरूरत है और ना ही आपके पास समय है। तो थोड़ा सा धैर्य धर करके आप इस वीडियो पर बने रहो और आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट में लिखो, उसको यथाशीघ्र सॉल्व किया जाएगा और चैनल पे अपलोड किया जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो बहुत ही बेस्ट फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है मोशन, और बहुत ही सुंदर टॉपिक है बच्चों, बहुत सुंदर टॉपिक है। मोशन पे मल्टीपल यूट्यूब पर वीडियो है पहले से, लेकिन इसमें कुछ आपको नयापन देखने को मिलेगा। सरल भाषा में चीजों को सिखाया जाएगा और बेसिक से स्टार्ट किया गया है, जीरो लेवल से मोशन को स्टार्ट किया गया है। तो जो बच्चे थोड़े भी कमजोर हो, आलसी हो, उसका सबका इस पर कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। और मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है वो समझिए, गति किसे कहते हैं वो समझिए, कि कब कब कोई ऑब्जेक्ट कहेंगे मोशन में, एकदम बढ़िया से समझेंगे भाई। जैसे मानो कि हम यहाँ पर खड़े हैं और समय तो बीत रहा है। फिजिक्स हमेशा समय के रेफरेंस में डिफाइन होता है, ऑब्जर्वर के लिए डिफाइन होता है। ये दो बात याद रखना फिलहाल। बाद में जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे चीज ऐड ऑन होते चले जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल देखिए कि अगर अगर हम यहाँ खड़े हैं और मेरा स्थान में परिवर्तन, मेरे पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, तो इस सिचुएशन को कहते हैं रेस्ट। मोशन को समझने से पहले रेस्ट को समझते हैं। तो मोशन और रेस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले रेस्ट क्या होता है वो समझो। रेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं विरामावस्था, रेस्ट कब होगा? मान के चलिए कि यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर ये कोई गाड़ी खड़ा है और ये गाड़ी दिन के 10 बजे खड़ा है और समय बीत रहा है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन अभी भी ये गाड़ी इसी पॉइंट पर है। इस गाड़ी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको कहेंगे कि ये गाड़ी किस में है बताओ? रेस्ट में है। ये बात याद रखना। इफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना जगह को नहीं बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ध्यान रहे, इसमें एक चीज अभी छूट रहा है, रेफरेंस। रेफरेंस शब्द का भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी एक ही चीज एक ही बार में सब कुछ उड़ेल दिया जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल हल्के हल्के में लेकर के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हालांकि इसमें हमको रेफरेंस बोलना चाहिए और हम बोलेंगे भी, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक टू बेसिक समझियो कि रेस्ट हम लोग जनरली कब कहेंगे? रेस्ट हम यहाँ खड़े हैं, समय तो बीत रहा है, आप अपना फोन पे टाइमर देख सकते हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, मेरा पोजीशन बदल नहीं रहा है, तो हम है रेस्ट पर। इफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, if the object
डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय तो बदलेगा और समय हमेशा चलता रहता है, लेकिन उस समय के साथ अगर ऑब्जेक्ट का स्थान में परिवर्तन नहीं आएगा तो उसको कहेंगे रेस्ट। ध्यान रहे, अभी रेफरेंस का चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब रेफरेंस एंटर होगा तो उस समय एकदम कहानी पलट जाएगा। तो ये है रेस्ट। अब रेस्ट है ये, तो मोशन फिर किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट इज मोशन में, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कोई भी बॉडी मोशन में कहलाता है कब, व्हेन इट चेंज देयर पोजीशन, जब वो अपना पोजीशन को क्या करेगा, व्हेन इट चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ध्यान रहे, a body is said to be in motion when its position change continuously with respect to stationary object। देखो, with respect to stationary object, ये है रेफरेंस पॉइंट। ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अगला ही स्लाइड में रेफरेंस पॉइंट को चर्चा में लाएंगे। A body is said to be motion when its position change, अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन बदलता है कंटिन्यूअसली, लगातार, विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्यों भैया एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्यों बोला, सबसे पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब समझो, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो फिजिक्स में उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए कोई रुका हुआ वस्तु का क्यों रेफरेंस लेना है, रेफरेंस क्यों लेना है, रेफरेंस शब्द को बढ़िया से समझना पड़ेगा। फिलहाल इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी, मतलब कहने का ये है कि अगर मानो यहां पर कोई पेड़ है और इस पेड़ से 5 मीटर के दूरी पर कोई गाड़ी खड़ा है, ये है 5 मीटर का दूरी, और ये गाड़ी पॉइंट ए पर है, कुछ समय के बाद पॉइंट बी पे चला गया, कुछ समय के बाद पॉइंट सी पे चला गया। समय के साथ यहाँ समय t1 था, यहाँ समय t2 था, यहाँ समय t3 था। समय के साथ अगर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो इसको कहेंगे मोशन। अब यहां से दिमाग में फटाक से क्लिक करेगा कि भाई ऑब्जेक्ट तो मोशन ये कर रहा है, पोजीशन ये चेंज कर रहा है, वो दिख भी रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट लेने का क्या मतलब बनता है, क्यों, व्हाई। जब ऑब्जेक्ट दिख ही रहा है कि भैया पोजीशन बदल गया, ए पे आ गया, फिर बी पे आ गया, फिर सी पे आ गया, और समय के साथ जब कोई जगह बदलता है तो हम लोग तो यही पढ़े थे मोशन में। आप लोग बचपन का डेफिनेशन अगर बोलोगे तो वो ये बोलोगे ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। लेकिन यहाँ कहानी बदल गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कैसा पॉइंट ले रखा है, रेफरेंस पॉइंट ले रखा है। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इस बात को हम लोग को समझना होगा कि जब गाड़ी मोशन कर रहा है समय के साथ और वो दिख भी रहा है कि मोशन कर रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट लेने का क्या हो सकता है, तो इस चीज को समझेंगे। फिलहाल ये मोशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। अ बॉडी सेड टू बी अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, अगर कोई वस्तु मोशन में है और वो अपना जगह को बदल रहा है समय के साथ और कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ जिसको रेफरेंस पॉइंट की तरह ले रहे हैं, तो मोशन में ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं भाई, गाड़ी चल रहा है, दिख रहा है, समय के साथ जगह बदल रहा है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्यों भाई, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पेड़ हो सकता है, घर हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकता है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो चलिए हम लोग को समझना है रेफरेंस पॉइंट, कि रेफरेंस पॉइंट क्यों लेते हैं। देखो रेफरेंस पॉइंट 9 के बहुत सारे लोग सब अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते हैं।
रेफरेंस पॉइंट जब तक आप नहीं समझिएगा तो फिर रिटर्न टू वाला ज्ञान हो गया ना भाई, कि ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट जा रहा है समय के साथ, वो दिख रहा है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस लेने का क्या मतलब है भाई, वो नहीं पता, आगे क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा लोग बोल के निकल जाते हैं, वो यहाँ नहीं होगा, आपको यही सीखना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट समझो, रेफरेंस पॉइंट क्यों लेना जरूरी है, और रेफरेंस पॉइंट मूवेबल नहीं स्टेशनरी होना चाहिए, ये क्यों होना जरूरी है, वो भी बता रहे, समझोगे ध्यान से भैया। जैसे मान के चलो आपसे कोई पूछे, ध्यान से समझना, रेफरेंस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट क्यों लेना जरूरी है और रेफरेंस पॉइंट को स्टेशनरी लेना क्यों जरूरी है, इस चीज को समझेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, फटाक से जवाब दो। अभी हम रुके हुए हैं, तो क्या हम रेस्ट में है कि मोशन में है, ये बात बताओ। आंसर आया नहीं आया, चलो देखते एक्सप्लेन करते हैं। मानो कि हम यहां पर रुके हुए हैं, या कोई व्यक्ति यहां पर रुका हुआ है, खड़ा है। अब आपसे पूछा जाए कि ये व्यक्ति रेस्ट में है या ये व्यक्ति मोशन में है, तो दूर खड़ा हुआ ये हो तुम जिससे ये सवाल पूछा गया, या ऑब्जर्वर, मान के चलो भैया ये है ऑब्जर्वर, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग खराब, ये है ऑब्जर्वर, इसको देखा, और इससे हम पूछे कि भैया बताओ ए, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम ए है, ये रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आप बोलोगे सर समय तो बदल रहा है, ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस इट इज इन रेस्ट। आप बोलिएगा कि ऑब्जेक्ट अपना जगह तो बदल नहीं रहा है समय के साथ, तो ये रेस्ट में है, और आप लोग में से मैक्सिमम लोग का आंसर यही होगा कि रेस्ट में है। लेकिन अगर हम कहे कि नहीं भैया मोशन में है, देखो तुम रेस्ट में कह रहे हो और हम बोल रहे हैं कि ये मोशन में, तो आप बोलोगे सर साबित करो, ये तो जगह बदल नहीं रहा है, ये तो चुपचाप से खड़ा है, समय तो बीत रहा है, ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी रेस्ट, तो ये तो रेस्ट हुआ। तो सर रेस्ट तो बोल रहे हैं, आप मोशन बोल रहे हैं, हाँ भाई ये मोशन में भी है, में भी है, में ही नहीं है, में भी है, मोशन में भी है। तो कैसे मोशन में है, तो आपको बताए हम कि ये कैसे मोशन में है। तो सबसे पहले ये कहाँ खड़ा है, तो भैया ये अर्थ पर खड़ा है। ये कहाँ खड़ा है बताओ, अर्थ पर खड़ा है। हम थोड़ा ड्राइंग बना के समझाने का कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति खड़ा है मानो अर्थ पर, ये तुम्हारा अर्थ है। अगर हम बताएं, आपने बोला रेस्ट, अब हम समझा रहे हैं ये मोशन में कैसे। तो देखो ये व्यक्ति अर्थ पर खड़ा है, ये वही व्यक्ति था ए, और हम लोग जानते हैं क्या कि अर्थ तो मोशन में है, रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों करता है। अर्थ हैविंग टू टाइप ऑफ मोशन, रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पर जब वो घूमेगा तो उसको रोटेशन कहेंगे, और सन के एक्सिस पर जब वो घूमेगा तो उसको रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो अगर ये अर्थ पर खड़ा है और अर्थ घूम रहा है, रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्यूट भी कर रहा है, और अर्थ पर हम खड़े हैं या ये व्यक्ति खड़ा है, तो अर्थ के साथ ये मोशन में हुआ कि नहीं हुआ। अगर अर्थ नहीं समझते हो तो तुम समझो कि तुम बस में बैठे हुए हो, और तुम बस में बैठे हुए हो और बस चल रहा है, तो बस में बैठा हुआ एक और यात्री, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर यहां नहीं समझ पाए तो एक और एग्जाम्पल समझो कि ये बस पर एक सीट है जिस पे तुम बैठे हो, ये बस पर दूसरा सीट है जिस पर तुम्हारा मित्र बैठा है, ये ए है और ये बी है, और बस चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ पर एक व्यक्ति है सी जो ये दोनों को देख रहा है। क्योंकि बस चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो आदमी बाहर सी खड़ा है वो बोलेगा ए और बी बस के साथ जा रहा था, और बस जा रहा था 40 के हिसाब से, तो ए भी 40 और बी भी 40। लेकिन जब ए देखेगा बी को और बी देखेगा ए को, तो रुका हुआ दिखेगा कि चलता हुआ दिखेगा,
ऑब्वियस सी बात है भैया, रुका हुआ दिखेगा। बस में बैठे हो, सामने वाला मित्र तो रुका हुआ दिखेगा ना, या ट्रेन में बैठे हो, सामने वाला मित्र तो रुका हुआ दिखेगा ना। तो एक ही समय में इसके लिए ये मोशन में है और इसके लिए तो भैया रेस्ट में है, क्योंकि रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो यही बात तो अर्थ पे भी हो रहा है। अर्थ पर खड़ा कोई दूसरा व्यक्ति तुमको रेस्ट में दिखेगा, लेकिन मानो कि यहाँ है मून, MOON, मून, मून मतलब चांद, और चांद से अगर कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, मानो पावरफुल टेलीस्कोप से देख रहा है, तो क्योंकि अर्थ घूम रहा है और अर्थ पर आप बैठे हैं तो आपको ये घूमता हुआ नजर आएगा। मतलब इसके लिए आप मोशन में हैं और इसके लिए आप रेस्ट में हैं। दोनों ही बात एक साथ कैसे संभव है कि एक ही समय में कोई व्यक्ति मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, कोई व्यक्ति मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। अर्थ से बाहर चांद से देखो, अर्थ का हर एक आदमी मोशन में है, चाहे वो खड़ा रहेगी चलता रहे, क्योंकि अर्थ ही मोशन में है। लेकिन अर्थ पर तुम खड़े हो और तुम्हारा कोई मित्र तुम्हारे बगल में खड़ा है तो वो रेस्ट में है। एक ही समय में कोई व्यक्ति अर्थ के लिए रेस्ट में है और मून के लिए मोशन में है, ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रेफरेंस बदल दे रहे हैं। भाई बोले थे रेफरेंस का बहुत खेल होता है। रेफरेंस इतना पावरफुल टॉपिक है कि एक ही समय में आपको रेस्ट पे भी ला सकता है और एक ही समय में मोशन पे भी ला सकता है, और ये संभव है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बस में को पैसेंजर एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, लेकिन बस से बाहर अगर हम देख रहे हैं कि बस 40 के हिसाब से गया तो हमारे लिए तो भैया मोशन में था। हमको फोन करके पूछोगे तो हम बोलेंगे ना कि अरे भैया तो 40 हिसाब से गया। लेकिन बस वाले के साथ, बस वाला को पैसेंजर से पूछो, बोलेगा सर ये तो बैठा हुआ मेरे सामने चुपचाप से। तो एक ही समय में रेस्ट में भी है, एक ही समय पे मोशन में भी है। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ रेफरेंस। क्योंकि मेरा, बस वाले केस में मेरा और को पैसेंजर का रेफरेंस अलग अलग है। बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चल रहा है, किसके किसके रेफरेंस में? जमीन के रेफरेंस में। अगर जमीन पर कोई, अगर हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मानते, जो हम शुरू में बताए थे, तो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से प्रति घंटा ये बस 40 किलोमीटर दूर जा रहा है, इसीलिए इसका स्पीड 40 माना गया। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, बस का स्पीड, ट्रेन का स्पीड, रॉकेट का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड पर हम खड़े हैं तो मेरे लिए बस 40 गया, लेकिन बस के अंदर जब कोई को पैसेंजर है तो उसके लिए ये 40 कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है, उसके लिए वो आगे में रुका हुआ है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड रहा तो भाई मोशन में दिखेगा, और रेफरेंस पॉइंट अगर बस में रहा तो रेस्ट में दिखेगा। ध्यान रहे, फिजिक्स में जब भी चीजों को कंपेयर करोगे तो एक रेफरेंस के चीज को कंपेयर करते हैं तो एक कंक्लूजन निकलता है, लेकिन अगर आप एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस को कंक्लूड करोगे तो अलग कंक्लूजन निकलेगा। ध्यान रहे, रेफरेंस पॉइंट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि सेम टाइम में चीजों को मोशन में ला सकता है और सेम टाइम में चीजों को रेस्ट में भी ला सकता है। ये होता है डेप्थ। इसीलिए डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स चेंज देयर पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये कुछ देर के बाद यहां आ जाएगा, कुछ देर के बाद यहां आ जाएगा। यहाँ टाइम t1 था, यहाँ टाइम t2 था, यहाँ टाइम t3 था। ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन with respect to time and with respect to any stationary object। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलोगे तो ग्राउंड के रेफरेंस में निकलता है। तो आप अगर रेफरेंस देंगे ही नहीं तो फिर कंफ्यूजन कि भाई चांद से देख रहे थे क्या, कि अर्थ से देख रहे थे उसको, या बस से देख रहे थे। तो रेफरेंस देना जरूरी होता है, किसी एक रेफरेंस के लिए ये चीज डिफाइन होता है। बात समझ रहे हो? इसीलिए और चीजों को आइडियल मानने के लिए बोले थे ना, रेफरेंस फिर रुका हुआ क्यों लेते हैं, चलता हुआ क्यों नहीं लेते? तो आइडियल सिचुएशन में या स्टैंडर्ड सिचुएशन में रेफरेंस को रेस्ट पर माना जाता है फिजिक्स में, ताकि उस ऑब्जेक्ट का स्टैंडर्ड स्पीड या स्टैंडर्ड चेंज इन पोजीशन निकले। अब रेफरेंस खुद भाग रहा है, अब और उसके आगे जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भाग रहा है, तो दोनों का स्पीड स्टैंडर्ड या आइडियल नहीं निकलेगा, अलग हो सकता है या फिर सिचुएशनल हो सकता है। तो
अपना स्पीड निकले, उसका अपना एफर्ट निकले, इसके लिए रेफरेंस को रुकना पड़ेगा। रेफरेंस शुड बी रेस्ट या रेफरेंस शुड बी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। रेफरेंस को भी दौड़वा दोगे और तो ऑब्जेक्ट तो दौड़ ही रहा है, तो उस केस में भैया आपको नहीं पता चल पाएगा एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर हम एक वर्ड में कहे वी शुड, अगर हम लोग को एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉडी चाहिए तो रेफरेंस को रेस्ट पे रखना पड़ेगा। रेफरेंस भी दौड़ पड़ा, ऑब्जेक्ट भी दौड़ पड़ा, तो एक्चुअल नहीं निकलेगा, कुछ और ही निकल जाएगा। अभी एक दो एग्जाम्पल लेके चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं रेफरेंस को। तो क्या रेफरेंस समझ में आ गया? चलिए एक दो एग्जाम्पल से रेफरेंस को और ज्यादा क्लियर करने का कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे कितने लोग ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो तो रेफरेंस पॉइंट को आप लोगों ने देखा हो। हम एक दो एग्जांपल देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाला, रेफरेंस में ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी क्यों लिया जाता है, लाइक अ पेड़ या बिल्डिंग या एनीथिंग एल्स, मूवेबल क्यों नहीं लिया जाता है वो बताते हैं। क्योंकि हम लोग को जिस ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका एक्चुअल स्पीड चाहिए होता है, इसीलिए इसको रोक के रखते हैं, रेस्ट में रखता है, ये स्टेशनरी रहता है। अगर ये रुका हुआ और इसके साथ ये अपना पोजीशन बदल रहा है तो सिर्फ इसी के बारे में चर्चा होगा, इसके बारे में नहीं होगा। लेकिन बच्चों एक ऐसा भी सिचुएशन होता है जिसमें रेफरेंस भी मूव कर रहा होता है। जब रेफरेंस मूव कर रहा होता है तो उस केस में एक्चुअल स्पीड नहीं निकलता है, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अदर रेफरेंस पॉइंट निकलता है। उस चीज को अब समझने का कोशिश करते हैं। ये केस में रेफरेंस रेस्ट पे था, लेकिन तब क्या हो जब रेफरेंस भी मोशन में आ जाए तो चीज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उस केस में प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, बात को समझो। प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा चीज। मान के चलो कि ये एक स्ट्रेट रोड है और इसके पैरेलल में एक और स्ट्रेट रोड है, इस पर तुम गाड़ी चला रहे हो, इस ओर तुम्हारा गाड़ी का नाम है ए और तुम इस तरफ गाड़ी चला रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर। इसी के पैरेलल में बगल वाले लेन में तुम्हारा मित्र गाड़ी चला रहा है, तुम्हारा मित्र थोड़ा तुमसे ज्यादा शरीफ है, धीरे चला रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, और तुम इससे पीछे हो, ये तुमसे आगे है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा स्पीड ज्यादा है और आगे फर्दर जर्नी में तुम कभी ना कभी इसको ओवरटेक करोगे। मान के चलो कि आपने इसको इस पॉइंट पर ओवरटेक किया। अब जब ओवरटेक, ध्यान से समझना, दोनों ही रेफरेंस मूवेबल। अच्छा ये 30 किलोमीटर किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड पर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में। ये 40 किसके रिस्पेक्ट में, तो भाई ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब जनरली कोई चीज का अपना स्पीड है तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ग्राउंड को लिया गया, ये इसका एक्चुअल हो गया। लेकिन अगर हम इस दोनों को आपस में कंपेयर करें, एक को रेफरेंस मान करके दूसरे का स्पीड निकाले और दूसरे का रेफरेंस मान करके पहले को निकाले, तब क्या होगा। यहाँ पे देखो भाई दोनों ही मूव कर रहा है, रेफरेंस भी मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर वाला ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, तब कैसे होगा, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन था, ये एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि ये गाड़ी ए पे तुम बैठे हो, गाड़ी बी पे तेरा मित्र बैठा है, तुम 50 के हिसाब से गाड़ी चला रहे हो और 30 के हिसाब से तेरा मित्र चला रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्वियस सी बात है आप कहीं ना कहीं इसको ओवरटेक करिए, क्योंकि ये स्लो है आप फास्ट है। मान के चलो कि यहाँ पे आप दोनों ओवरटेक कर लिए, तो जब आप यहाँ पर इसको ओवरटेक करेंगे तो कुछ देर के लिए आपका गाड़ी, हालांकि आपका गाड़ी पीला था, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपका मित्र का गाड़ी व्हाइट था, कुछ देर के लिए पैरेलल हो जाएगा और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और ये पीछे छूट जाएगा। तो जब आपका मित्र पैरेलल आया और उस समय आप अपने मित्र को देखिएगा तो वो पीछे जाता दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप गाड़ी लेकर के आगे जा रहे हैं तो आपका मित्र पीछे जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है।
गाड़ी चलाओ, कुत्ता बिलाए, पेड़ बकरी, पेड़ पौधा सब पीछे ज्यादा दिखता है इस तरह से, तो पीछे जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब ए का ड्राइवर मतलब आप बी के ड्राइवर को पीछे जाते हुए देखते हैं, ये तो बात क्लियर है, कितने के स्पीड से देखते हैं, कितने के स्पीड से ए का ड्राइवर बी के ड्राइवर को पीछे जाता दिखेगा, या यूं कहो कि बी का ड्राइवर ए को आगे जाता दिखेगा क्योंकि ए ओवरटेक कर लिया, कितने स्पीड से, सोचो। यहां पर एक के रेफरेंस में दूसरा का निकालना है और दोनों ही मूव कर रहा है। तो भाई तुम्हारा स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर और तुम्हारा दोस्त का था 30 किलोमीटर पर आवर, कितने के हिसाब से पीछे जाता देखेगा, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। तो आप और आपका मित्र का ये जो स्पीड है सबसे पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, लेकिन आप और आपका मित्र के गाड़ी को कंपेयर किया जाए तो आप अपने मित्र से कितना फास्ट चल रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आप आगे बढ़ेंगे इससे, यही ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपको इसको ओवरटेक करने में मदद करेगा। यानी कि जब आप बढ़िएगा आगे तो आप 50 से आगे नहीं बढ़ जाइएगा क्योंकि ये खुद 30 पर है, बात समझ रहे हो, ये थोड़े जीरो है, ये खुद 30 पर है, 30 से गाड़ी चल रहा है और आप इस 50 से ओवरटेक करें, दोनों का ये स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपस में अगर एक दूसरे को कंपेयर करें तो आपका मात्र इससे 20 ज्यादा है, आप जब ओवरटेक करेंगे तो ये आपको 50 से आगे जाता हुआ नहीं देखेगा, ये मात्र 20 से आगे जाता हुआ देखेगा क्योंकि 30 पर तो ये खुद बैठा हुआ, यही बोले थे कि रेफरेंस जब मूव करे तो। क्या बात मेरा समझ में आ रहा है? तो आपका मित्र आपको 50 से नहीं मात्र 20 से ओवरटेक करता दिखेगा क्योंकि 30 पर तो वो खुद बैठा है, उससे आप 20 ज्यादा है तो आप 20 के हिसाब से ओवरटेक कर पाएंगे। आप 20 के हिसाब से उसको देखेंगे पीछे जाता हुआ, वो आपको 20 के हिसाब से आगे जाता दिखेगा। मतलब क्या समझे, नोट करने लायक बात क्या है, जब सेम डायरेक्शन में मोशन हो तो नेट मैग्नीट्यूड जो होता है या नेट वैल्यू जो होता है उसको आपस में घटाते हैं। नेट वैल्यू निकालने के लिए स्पीड को आपस में घटाया जाएगा। ध्यान रहे, जब सेम डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन मोशन था तो 50 में से 30 गया तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर, इसी के हिसाब से आप आगे जाता दिखेगा। बात खत्म। इसी में एक और सवाल, थोड़ा और ट्विस्ट बढ़ाते हैं, क्या हो जब इस बार आपका मित्र सेम डायरेक्शन में ना जा करके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, मतलब इस बार आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में वो भी जा रहा था, क्योंकि आप फास्ट थे तो आप ओवरटेक कर लिए। एक सिचुएशन और या क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा, रेफरेंस को समझने के लिए है ये सब, रेफरेंस एट रेस्ट को समझ चुके हैं, रेफरेंस इस मोशन उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये एक रोड है और ये एक और रोड है, इस पर आपका गाड़ी है, फिर से आप चला रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर और आपका दोस्त फिर से इधर चला रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका गाड़ी, ये है आपके मित्र का गाड़ी। सिचुएशन बदल गया, दोनों रेफरेंस मूव कर रहा है बट डायरेक्शन अलग है।
तो उस केस में कहीं ना कहीं आप आ करके एक दूसरे को फिर से क्रॉस करेंगे। मानो इसी पॉइंट पर आप आके एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जब आप क्रॉस करिएगा, ऑब्वियस सी बात है, ए का ड्राइवर बी को पीछे जाता दिखेगा, बी का ड्राइवर ए को पीछे जाता दिखेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। पहले इतना समझ में आया? आ गया। तो अगर इतना समझ में आ गया तो बताओ भाई, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ए का ड्राइवर बी के ड्राइवर को कितना के हिसाब से पीछे जाता दिखेगा, बी का ड्राइवर ए के ड्राइवर को कितना के हिसाब से पीछे जाता दिखेगा? जल्दी बताओ। 1 2 3 हो गया? कमेंट करिए आंसर जल्दी। चलो बताते हैं। अब क्योंकि क्रॉस कर रहा है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, इसको कवर करने में ए भी हेल्प कर रहा है और बी भी हेल्प कर रहा है। इसको ऐसे समझो, ऐसे भी समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रेन पे बैठे होंगे, मानो आप ट्रेन पे बैठे हैं और खिड़की विंडो मस्त सीट है आपका, और आप जब ट्रेन पे जा रहे हैं, ट्रेन मानो चल रही है मिजाज में 50-60 की स्पीड से चल रही है, और अचानक से उधर से भी एक ट्रेन आ गया दूसरे ट्रैक पे, और जब आप खिड़की से देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि अचानक से स्पीड बढ़ गया है, धड़ 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 करके दोनों ट्रेन पार हो जा रहा है। लेकिन इस खिड़की में देखो तो भाई इसलिए भाई दुनिया बचा हुआ है, सब शांत है, सब ठीक है, अंडर कंट्रोल, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। इधर देखो तो तबाही, इधर देखो तो कंट्रोल। ये भेदभाव कैसे हुआ? ये भी सारा फिजिक्स का खेल है भाई। आपकी ट्रेन मानो 50 के हिसाब से जा रही है और बाजू वाला ट्रेन 50 के हिसाब से आ रही है। जब क्रॉस करेगी ना, तो बीच का डिस्टेंस को दोनों मिलके कवर कर रहा होता है। तो जब अपोजिट होता है तो आपको लगेगा क्या कि अचानक से स्पीड बढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच के डिस्टेंस को दोनों कवर कर रहा है, और इस केस में दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। क्योंकि बीच का जो गैप है, मानो ये गैप था, इसको भरने के लिए ये भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपना स्पीड से, और ये भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपना स्पीड से। यानी कि बीच का डिस्टेंस को दोनों मिलके कवर करेगा। यानी कि बीच का डिस्टेंस किस हिसाब से कवर होगा? 50 ये हेल्प कर रहा है, 30 ये हेल्प कर रहा है, यानी कि 20 का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये भी ना बढ़ रहा है भाई और ये भी ना बढ़ रहा है भाई, तो बीच का स्पीड 80 के हिसाब से घटना हो जाएगा, कवर होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए जब ये क्रॉस करोगे तो आपको लगेगा क्या, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, अपोजिटली क्रॉस कर रहे हैं, तो बीच का डिस्टेंस को दोनों मिलके कवर कर रहे हैं, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है बीच का डिस्टेंस को कवर करने में। इस वजह से आप जब उसको देखिएगा तो वो आपको 30 नहीं दिखेगा, 30 और प्लस 50, 50 प्लस 30 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको पीछे जाता दिखेगा। और सेम इसके साथ भी होगा, भलो ये 30 चला रहा है लेकिन आपको 80 के हिसाब से जाता हुआ दिखेगा। और अगर मूर्ख रहा, फिजिक्स नहीं आया, तो घर में फोन कर देगा कि बेटा आपका 80 के हिसाब से गाड़ी चला रहा था, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। सारा खेल रेफरेंस का है। सारा खेल किसका है बताओ? रेफरेंस का है। मतलब अगर अपोजिट, नोट करने लायक बात क्या है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में था, अपोजिट डायरेक्शन में नेट स्पीड को निकालने के लिए दोनों स्पीड को जोड़ा जाएगा। ध्यान रहे, पिछले बार घटाया गया था, इस बार जोड़ा जाएगा, याद रखें। तो ये है रेफरेंस का कहानी। तो सिर्फ बोल देने से कि भाई ऑब्जेक्ट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं चलता है। फील होना चाहिए कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है वहां, तो वो इस रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगला टॉपिक में चलते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से आपको, बढ़ने से पहले
आपको फिजिक्स के दो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में पढ़ना होगा। एक का नाम है स्केलर और एक का नाम है वेक्टर। फिजिक्स में चीजों को दो भाग में बांटा गया है। फिजिक्स में जितना भी यूनिट्स है सबको दो भाग में या दो चीजों से मेजर किया जाता है। एक होता है स्केलर, स्केलर को हिंदी में कहते हैं सदिश राशि, और वेक्टर ओहो उल्टा, इसको कहते हैं अदिश राशि। और इसको कहते हैं सदिश राशि। तो स्केलर क्या होता है? फिजिक्स में वैसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताए। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव गलती physical quantity which only have magnitude is called scalar. Sorry, my mistake. वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोले, हाथ बहुत ज्यादा हो गया इसीलिए गलतियां हो रही है, डोंट वरी सब ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स का वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोला जाए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मान, डायरेक्शन के बारे में कोई डायरेक्ट ज्ञान ना हो। जैसे डिस्टेंस, अब बोल देंगे 5 किलोमीटर, अब ये 5 किलोमीटर किधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। तो ये भैया स्केलर है। स्केलर में सिर्फ मान होता है, दिशा नहीं होता है, सिर्फ दशा होगा, दिशा नहीं होगा। ठीक है। स्पीड जो अभी पढ़ेंगे, इसके बाद स्पीड ही आएगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिलहाल स्केलर का स्पीड। फिर होता है मास, मास कैसे यूनिट केजी, और एनर्जी और भी बहुत कुछ है ईटीसी। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर कहते हैं। ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आगे इसका यूज होगा, क्वांटिटीज जब पढ़ेंगे तो चीजों को उसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। हाँ भाई ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो पहले स्केलर वेक्टर तो समझ लो। फिर आता है वेक्टर क्वांटिटी। Physical quantity having magnitude as well as direction is called vector quantity. फिजिक्स का वैसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि दिशा और दशा दोनों के बारे में बोल दे, जिसके पास दिशा भी हो और मान भी हो। जैसे अगर हम बोल दें 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड उस केस में, और ये हो गया डायरेक्शन। अगर फिजिक्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं बताओ? वेक्टर, ध्यान रहे। ठीक है। जैसे ले लो फिजिक्स में आप एक्सेलरेशन ले लो, फोर्स ले लो, है ना, एक्सेलरेशन ले लो, फोर्स ले लो, वेलोसिटी ले लो, ये सब का सब क्या है? वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? फिजिक्स में इसमें डायरेक्शन भी होता है, बिना डायरेक्शन के क्वांटिटी नहीं है ये सब। तो फिजिक्स में जिसके पास डायरेक्शन है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। हालांकि फिजिक्स में 3 क्वांटिटी होता है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। टेंसर नहीं है, और थोड़ा बहुत 11th में भी है, डेफिनेशन है, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेन है वेक्टर। वेक्टर पे पूरा चैप्टर है 11th में, जिसमें वेक्टर और स्केलर पढ़ते हो। इसीलिए तो बोले वीडियो के शुरू में कि अगर कोई व्यक्ति ये देख लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, तो एटलीस्ट 11th में टॉर्चर नहीं होगा भाई। सब कुछ लगेगा कि चलो इको फ्रेंडली है, समझते हैं, फेवरेबल है, फ्रेंडली जोन, फ्रेंड जोन में ध्यान रहे। चलिए, तो फिजिक्स में 2 क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना मेहनत से मोशन पढ़े, जब आप मोशन पढ़े तो चेंज इन पोजीशन होगा तो डिस्टेंस तो कवर करोगे ना भाई। तो अब आप लोग को पढ़ना है अगला टॉपिक, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का हिंदी क्या होता है?
डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या होता है? विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा डिस्टेंस, यानी कि दूरी क्या होता है वो समझो। बहुत मजेदार टॉपिक है भाई। ये है मानो पॉइंट ए और ये है मानो पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी तक आप मल्टीपल रूट से जा सकते हैं। बाद में बताएंगे, डिस्टेंस का डेफिनेशन तो यहाँ पढ़ ही रहे हो, बट फील लो भैया, फील। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील, है ना। तो ए से आपको बी में जाना है। कैसे जा सकते हैं? ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ओम सरर ऐसे जा सकते हैं, वैसे ऐसे 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 जा सकते हैं, शक्तिमान बन के ऐसे जा सकते हैं। मल्टीपल रास्ता है। तो ए से बी तक जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। ये भी एक रास्ता है, 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 बहुत तरह का रास्ता है। आप चाहे जिस भी रास्ते से जाओ, टोटल पाथ लेंथ उस रास्ते का डिस्टेंस होगा। मान के चलो कि ये हम थोड़ा गंदा कर दिया, हम थोड़ा साफ सुथरा बताते हैं, थोड़ा सफाई रखो आसपास। देखो फिर से समझते हैं। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए जो भी रास्ता आप इख्तियार करते हो, उस रास्ते को कवर करने में जो टोटल पाथ लेंथ होता है, वो होता है डिस्टेंस। मतलब पॉइंट ए है यहां और पॉइंट बी है यहाँ। ए से बी तक आप ऐसे जा सकते हैं, इस रास्ता का नाम दे दो रास्ता नंबर 1। आप ऐसे जा सकते हो, इस रास्ता का नाम दे दो रास्ता नंबर 2। आप ऐसे जा सकते हैं, इस रास्ते का नाम दे दो रास्ता 3। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस भी रास्ते से जाओ, टोटल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ और द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय द मूविंग इरिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। इरिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, इरिस्पेक्ट का मतलब होता है दिशा से कोई मतलब नहीं है भैया। क्या चीज से मतलब है? सिर्फ और सिर्फ टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, किसी भी रास्ते से जाओ, टोटल पाथ लेंथ जब जो देगा वही उसका डिस्टेंस होगा। मान के चलो रास्ता नंबर 1 ये था, ये है 5 किलोमीटर। अगर रास्ता ए से गए तो भैया डिस्टेंस तुम्हारा 5 किलोमीटर होगा। रास्ता 2 से गए तो डिस्टेंस अगर मानो 7 किलोमीटर है, रास्ता 2 का लंबाई 7 किलोमीटर है, तो रास्ता 2 से जब जाओगे तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस अब 5 नहीं होगा, 7 होगा। रास्ता नंबर 3 अगर मानो 10 किलोमीटर शो कर रहा है पाथ लेंथ इसका, तो इस बार रास्ता नंबर अगर 3 से जाओगे तो डिस्टेंस इस बार ना 5 बोलोगे ना 7 बोलोगे, क्या बोलोगे? 10 बोलोगे। क्योंकि टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस इररिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। डायरेक्शन से कोई मतलब इसको नहीं होता है, ध्यान देना। किसी भी रास्ते से जाओ, आप अगर ऐसे शक्तिमान ऐसे करके गए और ये अगर 100 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस इस बार ना ही 7 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 10 होगा। कितना होगा इस बार डिस्टेंस? 100 किलोमीटर होगा। तो उसको कोई मतलब नहीं है, एकदम निर्दयी है। जितना पाथ लेंथ उतना डिस्टेंस। दयावान थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। डिस्टेंस कुछ नहीं सुनेगा, आप जितना गए वो चढ़ा लेगा अपना खाता में, भैया इतना, बात खत्म। ए से बी तुमको जैसे जाना है जाओ, जिस रास्ते से जाना जाओ, इंची टेप निकालेगा, पाथ का लंबाई नाप लेगा, वही हो जाएगा डिस्टेंस, बात खत्म। क्या कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट निकालने से पहले अगर हम लोग निकालें तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ को क्या चीज में नापिएगा? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इस मीटर पर सेकेंड नहीं है, ओनली मीटर। तो पाथ लेंथ को, जैसे आप यहाँ से घर गए, या सबसे छोटा इकाई स्टैंडर्ड में मीटर, उससे बड़ा किलोमीटर। तो पाथ लेंथ
क्योंकि लेंथ है तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बताओ इसका, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा बताओ, मीटर, क्योंकि पाथ लेंथ है भैया, लेंथ को तो मीटर में ही हम लोग मेजर करते हैं, ध्यान रहे। इसके बाद दूसरा नंबर बात देखो, अभी जो पढ़ाए थे गला फाड़ फाड़ के कि भैया वेक्टर है स्केलर है, तो ये देखो स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर है। क्यों स्केलर है? तो पिछले स्लाइड में देखो, इरिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू तो है, ये देख लो वैल्यू 100 5 7 पता नहीं क्या क्या, तो उस केस में ये जो है ये स्केलर है। तो क्या क्या सीखे, पहले डेफिनेशन सीखे, टोटल पाथ लेंथ होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, और स्केलर क्वांटिटी होता है, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। और भी बहुत मजेदार मजेदार बात बताएंगे जब डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये सब बात भी याद रखना। लेकिन ये सब सब बात आएगा जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, तब ये सब बताएंगे। फिलहाल डिस्टेंस के लिए इतना जानकारी मोर देन इनफ है, तत्कालीन, बाद में एड ऑन होगा, चीजें एड ऑन होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान रहे, अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो अभी हम बताएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अभी फिर बताना है। डिस्टेंस हो गया, अब बच गया डिस्प्लेसमेंट। चलो भैया डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, विस्थापन। आप पॉइंट ए पे हो और आपको पॉइंट बी पे जाना है, पिछला वाला कहानी, तो ये रास्ता एक हो सकता है, एक ये रास्ता हो सकता है, एक रास्ता ये भी हो सकता है, एक रास्ता ऐसे भी जा सकता है। ये मान लो रास्ता नंबर 1 है, ये रास्ता नंबर 2 है, ये रास्ता नंबर 3 है, ये रास्ता नंबर मानो 4 है। ध्यान देना भाई, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस से ज्यादा अच्छा डिस्प्लेसमेंट है। रास्ता 1 का लंबाई मान लो है 7 किलोमीटर, रास्ता 1 का लंबाई 7 किलोमीटर, रास्ता 2 का लंबाई घुमा घुमा के गया है तो 10 किलोमीटर, रास्ता 3 का लंबाई है मानो 2 किलोमीटर, और रास्ता 4 का लंबाई है मानो 12 किलोमीटर। अलग अलग रास्ते का किलोमीटर में लेंथ मान लिया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डेफिनेशन पहले समझ लो, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक आप जो मर्जी रास्ते से जाओ, आप ए से जाओ, बी से जाओ, सी से जाओ, डिस्टेंस क्या था, सीधा इंची टेप निकालेगा, नाप लेगा, भैया इतना हुआ, इतना चढ़ा देगा खाता में। लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट थोड़ा दयावान है, ये आप ये पाथ ओरिएंटेड है ही नहीं, पाथ इंडिपेंडेंट है, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं, सीधा बात बोल दिया। आप ए से गए बी, तो सबसे छोटा रास्ता जो ए से लेकर के बी तक होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इस बात को समझो कि ए से लेकर के गए हैं बी पर पाथ 1 से, और पाथ लेंथ इसका है 7 किलोमीटर, तो इसका ये हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन पाथ 1 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फिर भी 2 ही किलोमीटर होगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पाथ 1 के लिए।
पाथ 2 के लिए अगर आप देखो तो पाथ 2 का पाथ लेंथ है 10 किलोमीटर। तो भैया ये जो 10 किलोमीटर है वो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा बताओ, डिस्टेंस होगा। लेकिन पाथ 2 का डिस्प्लेसमेंट फिर से 2 ही किलोमीटर होगा, क्योंकि आप 2 में भलो ऐसे ऐसे नागिन डांस करके गए हैं, कोई मतलब नहीं है भैया पाथ लेंथ से। शॉर्टेस्ट पाथ भैया ये है 2 किलोमीटर, तो भाई डिस्टेंस भलो 10 किलोमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट फिर भी 2 ही किलोमीटर होगा। पाथ तीसरा, डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और पाथ 4 के लिए ये जो है ये पाथ लेंथ हो गया, मतलब पाथ 4 के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, 12 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर से हो जाएगा 2 किलोमीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कभी भी कोई मतलब नहीं रहा है। यहाँ देखो इसका बहुत ही सुंदर सा परिभाषा हम लिख दिए हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल टू इनिशियल, जहां से शुरू कर रहे हैं और जहां पर खत्म कर रहे हैं उसके बीच का सबसे मिनिमम दूरी, चाहे जैसे भी हो, वो क्या होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पाथ ओरिएंटेड होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है भाई। अगर आप घूम घूम के जैसे यहाँ से दो घूम घूम के 12 किलोमीटर पे गए हो ए से लेके बी, तो भैया डिस्टेंस है ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी शॉर्टेस्ट पाथ ही है। चाहे आप जो मर्जी कर लो, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत। अब है क्या कि ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब नोट करके लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि इसमें दिशा होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ में डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर था। उसके बाद एसआई यूनिट का बात करें तो भैया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है तो पाथ लेंथ ही ना, तो एसआई यूनिट जो होगा तो फिर से आपका मीटर ही होगा, ये बात याद रखना। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये जानकारी है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल टू इनिशियल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे, और ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। इस चीज को सीखेंगे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ा है उस चीज को रिवीजन करो। अगला वीडियो में आएगा न्यूमेरिकल्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, फिर वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट में भी जाएंगे। तो अभी तक के लिए जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, और बाकी सब जितने भी लोग हो, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस चीज को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट, लव यू।